22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो रहा था, उस दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर राम बनाम हनुमान का नैरेटिव सेट कर रहे थे। यही कोशिश मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ ने करने की कोशिश की थी, तो मुंह के बल गिरे। खुद को हनुमान भक्त बताकर केजरीवाल कई बार हनुमान मंदिर का चक्कर लगा चुके हैं। इस बार भी यही कोशिश थी और दिल्ली में ठीक 22 जनवरी को जगह जगह सुंदरकांड का पाठ करवाया। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले सहित कई मामलों में फंस चुके हैं। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कांग्रेस के साथ केजरीवाल के रिश्ते बिगड़ चुके हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी बीजेपी के दांव में उलझ चुकी है। चुनावी नैया पार करने और ईडी से बचने के लिए अब केजरीवाल को प्रभु श्री राम की याद सताने लगी, तो भगवंत मान के साथ पंजाब सरकार के विमान में बैठकर केजरीवाल अयोध्या मंदिर में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी अयोध्या जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार यानी पत्नी और माता पिता के साथ सोमवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपने परिवार के साथ रामलला के मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसके पहले विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी के साथ रामलला के दर्शन करने वालों में बसपा और कांग्रेस के भी कुछ विधायक थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक इस कार्यक्रम से दूर रहे। 22 जनवरी को अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीवीआईपी लोग शामिल हुए थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे विपक्षी नेताओं को भी न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया था। निमंत्रण केजरीवाल और भगवंत मान को भी दिया गया था, तब दोनों ने आने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त भी यही कहा था कि आमंत्रण से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने परिवार के साथ अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। सीएम ने कहा था कि उनके माता पिता की भी इच्छा है कि वो रामलला के दर्शन करें, लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अपने परिवार के साथ अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। केजरीवाल खुद को कई बार हनुमान भक्त बता चुके हैं। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देश राममय हो गया था। आम आदमी पार्टी ने तब ऐलान किया था कि हर मंगलवार को दिल्ली के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने जैसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया तो उन्होंने पलटकर कह दिया कि राम और राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। लेकिन मामला सिर्फ राम और राष्ट्र से समझौते का नहीं है, बल्कि इसके पीछे गांधी परिवार के अंदर चल रही राहुल और प्रियंका के बीच की जंग है, जिसमें राहुल गांधी जीते और प्रियंका वाड्रा को मात झेलनी पड़ी। कांग्रेस अंदर ही अंदर राहुल और प्रियंका के गुटों में बंटी है। पार्टी का बड़ा तबका प्रियंका गांधी वाड्रा की उपेक्षा कर राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में जनाधार रखने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को इसी वजह से पार्टी से निकाला गया, क्योंकि वे राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफदारी करते रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जंग में वे प्रियंका की जगह से ही सचिन पायलट के पक्ष में खड़े रहे। माना जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा में शामिल होने की जुगत भिड़ा रहे हैं। 19 फरवरी को कल्की धाम में होने वाले शिलान्यास के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई भाजपा नेताओं को आमंत्रित किया है, जबकि इसी कार्यक्रम के लिए उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को नहीं बुलाया। संभवतः ये भी एक कारण है। कांग्रेस ने समय रहते उन्हें पार्टी से निकालने का संदेश दिया है। भाजपा में जाने के पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बताई जाती है। कहा जा रहा है कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संभल या किसी आसपास की सीट से चुनाव में उतर सकते हैं। हालांकि अभी तक न तो भाजपा की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया है और न ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसी कोई बात ही कही है, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट से मैदान में उतार सकती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बहुत बड़ा चेहरा भले न रहे हों, लेकिन एक हिंदू धर्मगुरु के कारण उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा है। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को प्रभावित करते हैं।
क्योंकि भाजपा इस बार किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। जयंत चौधरी और आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेता उनकी इन कोशिशों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा का समर्थक माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच राजनीतिक रस्साकशी है। कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेता आपसी तनातनी को हमेशा खारिज करते रहे हैं, लेकिन माना जाता है कि सोनिया गांधी के इशारे पर राहुल गांधी को कांग्रेस में प्रमोट किया जाता है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा को ज्यादा असरदार होने के बाद भी पीछे रखा जाता है। माना जाता है कि प्रियंका की कांग्रेस में इसी कमजोरी के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी में ज्यादा सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कभी सीधे तौर पर गांधी परिवार पर हमला नहीं किया, लेकिन पार्टी के कई नीतिगत फैसलों पर कड़ा प्रहार करते रहे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेताओं के शामिल न होने पर उन्होंने कड़ा हमला किया और इसे राम विरोधी और जनता विरोधी कदम करार दिया था। कृष्णम ने हमेशा ये आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी के आसपास कुछ लोग ऐसे इकट्ठा हो गए हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलने को ही राजनीति समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हिंदू बाहुल्य देश भारत में कभी हिंदुओं के खिलाफ बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया और इसे युग परिवर्तनकारी कदम बताया। उनका मानना है कि कांग्रेस की इस दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यही है, वह हिंदुओं के समर्थन वाली राजनीति नहीं कर रही है, उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि उस पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दोस्ती की जो नौटंकी पिछले करीब 6 महीने से चल रही थी, उसका द एंड खुद अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। अब चुनावी मैदान में दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। सियासत में दोस्ती खत्म होते ही दुश्मनी शुरू हो गई। इस मामले में भी यही हुआ। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं और उम्मीदवारों पर डोरे डालने लगी। ताजा मामला गुजरात का है, जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के विधायक और लोकसभा चुनाव के इकलौते घोषित उम्मीदवार चैतर वासवा को अपने पाले में लाने की जुगत भिड़ा दी। चैतर वासवा देदियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन अब खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें अगले महीने गुजरात से निकलने वाली राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नवसारी से विधायक अनंत पटेल ने चैतर वासवा को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए इनवाइट किया है। माना जा रहा है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल का बुलबुला फूट चुका है। पार्टी के एक विधायक पहले ही इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इसलिए चैतर वासवा भी आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस के साथ चले जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। गुजरात में राहुल गांधी की ये यात्रा आदिवासी बाहुल्य इलाके से होकर गुजरेगी। अनंत पटेल ने कहा कि मैंने चैतर वासवा से कहा कि वो एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आदिवासियों के हक के लिए लड़ते हैं। उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना चाहिए और हमारे साथ आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी आदिवासियों से प्रेम करते हैं और जानते हैं कि गुजरात में आदिवासी लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए आदिवासी दिलों से होकर जाने वाला रूट भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए चुना गया है। चैतर वासवा इन दिनों बेल पर जेल से बाहर है और उन पर वन अधिकारियों पर हमला करने और उनसे वसूली करने का आरोप है। जब वासवा जेल में बंद थे तब केजरीवाल उनसे मुलाकात करने गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के पहले कई राज्यों में, खासतौर से हिंदी भाषी राज्यों में, कांग्रेस का सोया हो सकता है। वजह यह कि कांग्रेस जिस तरह की राजनीति इन दिनों कर रही है वह हिंदी बेल्ट के राज्यों को सूट नहीं करती है। ऐसे में पार्टी के नेताओं के सामने कई मुश्किलें आ जाती हैं। बड़ा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस डीएमके के साथ खड़ी हो गई, जिसने सनातन के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। कमलनाथ की टीम लाख कोशिशें करती रही, लेकिन कांग्रेस डीएमके की छाया से बाहर नहीं निकली। नतीजा, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पूर्व सीएम कमलनाथ, उनके बेटे नकुल नाथ और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव हाल ही में दिल्ली दौरे पर आए थे, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी। 2 कांग्रेस नेता, जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह अक्का अनु और एमपी कांग्रेस कानूनी सेल के पूर्व प्रमुख शशांक शेखर, पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जगत बहादुर और शशांक शेखर दोनों विवेक तन्खा के करीबी बताए जाते हैं। तन्खा को दूसरी बार राज्यसभा एमपी का टिकट दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा को लेकर ऐसी खबरें हैं
कि सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ और बीजेपी के बीच जो पूर्व में डील हुई थी उसे लेकर पहले संशय बना हुआ था, लेकिन अब खबर यह है कि इस पर से संशय के बादल छट गए हैं। यही नहीं, कमलनाथ की इस डील का खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन किया है। कमलनाथ को उनके बेटे के साथ राज्यसभा सीट दिया जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद को छिंदवाड़ा से लोकसभा सीट और मंत्री पद भी ऑफर किया जा सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 कांग्रेस नेताओं की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद जब दोनों नेताओं से पूछा गया कि आपकी किन विषयों पर मुख्यमंत्री से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमारी आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो ये आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। हाल ही में कमलनाथ ने कहा था कि उनके बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि विवेक तन्खा भी कांग्रेस से अपना रिश्ता खत्म कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। असल में अभिषेक मनु सिंघवी अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर दलील पेश कर रहे थे जिसमें उन्होंने लगातार राजनीति से प्रेरित साक्षात्कार देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था। बनर्जी की मांग थी कि शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई कर रहे जस्टिस गंगोपाध्याय को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायमंड हार्बर से सांसद और तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका को उन अन्य अर्जी के साथ स्वतंत्र संज्ञान मामले के साथ संबंध किया जाएगा, जिसकी सुनवाई 5 न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस की आरक्षित श्रेणी की सीट के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पत्र जारी करने के कथित घोटाले से संबंधित सभी याचिकाओं को 29 जनवरी को अपने हाथ में ले लिया था। इससे पहले सीबीआई जांच कराने के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 पीठ में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि एक जज अभिषेक बनर्जी को राहत देने के लिए दबाव डाल रहे थे और दूसरा जज ऐसा नहीं करना चाह रहा था। शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीशों की पीठ इससे पहले इस विवाद को निपटाने के लिए 27 जनवरी को अवकाश के दिन बैठी थी, जहां एक असहमत न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसने उनके निर्देश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने सीबीआई जांच का निर्देश देने के साथ केंद्रीय एजेंसी को जांच आगे बढ़ाने के न्यायाधीश के निर्देश को रद्द कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया। इसमें मांग की गई कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय लगातार राजनीति से प्रेरित साक्षात्कार दे रहे हैं और उन्हें इस तरह के बयान देने से रोका जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश पारित किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अदालत परिसर के भीतर या बाहर एकल न्यायाधीश की टिप्पणी से सीबीआई और ईडी द्वारा की गई जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि एक सहकर्मी न्यायाधीश की टिप्पणी के कारण न्यायमूर्ति सिन्हा के समक्ष कार्रवाई को दूसरे न्यायाधीश को क्यों स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि न्यायाधीश ने नेता के खिलाफ 5 साक्षात्कार दिए थे, इसके बावजूद कि वह हाईकोर्ट में लंबित घोटाले से संबंधित किसी भी कार्रवाई से जुड़े नहीं थे। जब सिंघवी ने कहा कि वह हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ विशेष अपील के लिए दबाव नहीं डालेंगे, तो पीठ ने कहा कि याचिका को स्वतंत्रता संज्ञान मामले के साथ संबंध किया जाएगा। वरिष्ठ वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ से मामले को स्थानांतरित करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्षी दलों में होने वाले लोकसभा चुनाव से ज्यादा चर्चा बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य की है। खलबली इतनी मची है, पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही इसके बारे में कह दिया और उनके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात की संभावना जता दी कि बीजेपी 400 सीटें जीत सकती है। और अब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के गुनाहों की चर्चा करते हुए एक तरह से कह डाला कि बीजेपी अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है। कांग्रेस से अलग हो चुके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से अधिक सीट का लक्ष्य हासिल कर लेती है तो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने में विफल रहने वाली पार्टी इसके लिए जिम्मेदार होगी। कांग्रेस के पूर्व नेता आजाद ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि देश के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए वे इस सम्मान के पात्र थे। जम्मू के बाहरी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट परगवाल के गरखाल में आजाद ने कहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो बता सकूं कि वे लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार कर पाएंगे या नहीं। यदि ऐसा हुआ तो सभी को साथ लेकर चलने में नाकाम रहने वाले जिम्मेदार होंगे। वे आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 सीटों का आंकड़ा पार करने की संभावना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की स्थिति को लेकर जताई गई चिंता के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। आजाद ने कहा कि उमर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मंत्री थे, शायद उन्हें पुरानी निष्ठा याद आ गई होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने कहा कि वो न तो कांग्रेस के करीब हैं न ही भाजपा के। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो बोलना है बोलने दीजिए। मेरे लिए यदि भाजपा कुछ भी गलत कर रही है तो मैं आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति हूं और इसी तरह यदि कांग्रेस कुछ भी कह रही है तो मैं उन्हें श्रेय देने से पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सितंबर 2022 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी बनाने वाले आजाद ने राव और चरण सिंह को भारत रत्न देने संबंधी प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब मैं नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री था तब राव मनमोहन सिंह को अपने वित्त मंत्री के रूप में लेकर आए। उनकी उदारीकरण की नीतियों ने बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बैठाने के लिए अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी। मैंने हवाई सेवा में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उदारीकरण की नीति की वकालत की। आजाद ने कहा कि चरण सिंह सबसे बड़े किसान थे और हमने किसान समुदाय में किसी को भी उनके कद के करीब आते नहीं देखा। देश के लिए उनके योगदान को मान्यता देने से कृषक समुदाय का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रहित में दोनों नेताओं के काम को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश हित में कोई काम हुआ तो उनकी सराहना होनी चाहिए। अगर मौजूदा सरकार ऐसा कर रही है तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर डीपीएपी नेता ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सेना के हस्तक्षेप के कारण पड़ोसी देशों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारी सेना या कोई और हमारे चुनावों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और यही लोकतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।